हमास भी अब इस जिद पे आ गया है कि इजराइल यहाँ क्यों बना है। दूसरी तरफ से इजराइल वाले कहते हैं कि पवित्र किताब में लिखा है कि हम ईश्वर के चुनिंदा लोग हैं, हम चुने हुए लोगों के लिए ये जमीन बनाई गई है। अब ये कौन सा कानून आया है? आप पुरानी किताबों को कोट करके आज की राजनीति कैसे चला सकते हैं? तो ये जो इजराइल, जो यहूदियों के जायोनिस्ट तबका है, यहाँ एक बात और याद रखिए खुशबू, कि यहूदियों में सभी यहूदी इस बात को नहीं मानते। उनके बीच में जो जायोनिस्ट तबका है, जायोनिस्ट यानी जो यहूदी धर्म के नाम पे एग्रेसिव पॉलिटिक्स, आक्रामक राजनीति करते हैं, उनमें जो बड़े संभ्रांत लोग हैं, उन लोगों ने ये राजनीति को चलाया और उसके चलते उन्होंने अपना एक जूश नेशनल फंड खड़ा किया। जूश नेशनल फंड के बाद उन्होंने दुनिया भर के यहूदियों को कहा कि आप ये आइए, ये जमीन हमारे लिए है। अब किस आधार पे उन्होंने कहा ये जमीन हमारे लिए है? उसके आधार नहीं है। वो 30% वो, और उन्होंने कानून क्या लगाया कि जो यहूदी यहाँ आएगा उससे जमीन खरीदेगा, फिर वापस वो अरब को नहीं बेच सकता, वो अरब को किराए पे भी नहीं दे सकता। तो ये उन्होंने बनाया। इसके चलते चलते उनकी जो 30% यहूदी हो गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्टाइन जो आया वो ब्रिटिश के मैंडेट में आया, यानी ब्रिटिश को उसका संभालना था। तो ब्रिटेन ने अपनी चालाकी से वहाँ दो नेशन की थ्योरी रखी, बेल्फोर अकॉर्ड रखा कि भाई यहाँ दो नेशन बनेंगे। उसको 1948 में मान्यता दी गई, और मान्यता भी बहुत गलत आधार पे दी गई कि 55% जमीन वो इजराइल गई, जबकि पहले तो इजराइल था ही नहीं, केवल पैलेस्टाइन था। और ये आ रहे हैं तो कम से कम जितने 30% है उनको उतनी जमीन दीजिए। 30% के बदले 55% जमीन दी। उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए, और अगला जो युद्ध हुआ उन्होंने अपना एरिया और बढ़ा दिया। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आज के खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है राम पुनियानी सर, जिनसे हम 40 दिनों से लड़ी जा रही खूंखार जंग जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ी जा रही है उसके हर पहलू पर बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये 40 दिन का जो पूरा सिनेरियो है, चाहे फिलिस्तीन की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से लड़ा जाने वाला हो, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर हम खबरों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड मीडिया का नरेटिव अगर समझते हैं, तो वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि गाजा तबाह हो चुका है। गाजा को हर जगह से घेर लिया गया है। हमास पूरा का पूरा हार चुका है। कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? देखिए, ये बहुत एक खराब सिनेरियो है कि हमास ने शुरू में जो किया, जिसके कारण 1000 इजरायली मारे गए, उसके बहाने से लेकर उसका वो एक बहाना बना के इजराइल ने पूरा अपना एजेंडा वहाँ खोल दिया है, और पूरे तरीके से, बेरहम तरीके से वहाँ के लोगों को मरवा रहा है। हॉस्पिटल में, रिफ्यूजी कैंप्स में, शेल्टर हाउसेस में, नागरिक स्थानों पर एक बहुत खूंखार तरीके से वहाँ के लोगों का कत्लेआम शुरू है। और मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जो इजराइल की सरकार है वो जायनवादी या जायोनिस्ट है, और ये जायोनिस्ट सरकार सभी यहूदियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू की भी जो सत्ता थी वो खतरे में थी इस आक्रमण के पहले। और इसके बाद इस जायोनिस्ट सरकार को वेस्टर्न पावर्स यानी पाश्चात्य देशों का, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का पूरा समर्थन है, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो इस एरिया के ऊपर एक कब्जा जमाए रखने का है। अरब वर्ल्ड है, तेल है इनके पास, और इसराइल है जो पूरी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के समर्थन से पूरे पूरे यूनाइटेड नेशंस के कानूनों को उल्लंघन करता है, वायलेट करता है बिना हिचक के। अभी भी आपको याद होगा कि मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का रिजोल्यूशन लाया था। उसमें भारत ने उसको एब्सटेन किया था, दुर्भाग्यवश, वो बहुत दुख की बात है। पर वो रिजोल्यूशन को भी इसराइल नहीं माना। और उसके बाद जो ये, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि पैलेस्टीनियनों को बहुत निशाना बनाया जा रहा है, और ये इसराइल जायनिस्ट की हवस का शिकार हो रहे हैं। और जायनिस्ट को जो सपोर्ट है वो वेस्टर्न पावर का है, और इसके पीछे मुझे तेल की राजनीति दिखाई देती है।
और एक स्टेप आगे जाके कहूँ तो इसी बहाने वो गाजा पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी एक लेटेस्ट खबर ये आई थी कि गाजा के वेस्ट में, गाजा में 5-6 बिलियन डॉलर्स, हम्म। 5-6 बिलियन डॉलर्स का गैस का भंडार है, तेल का भंडार है। तो इसी बहाने इसराइल उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है। और उसमें इंसानियत के पूरे नियम, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पूरे नियम, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को पूरी तरह से वायलेट करने का पूरा एक जो आक्रामक एग्रेसिव रवैया अपनाया है, वो मेरे ख्याल से दुनिया की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। इसको मैं एक यहूदी और मुसलमानों के युद्ध के रूप में नहीं देखता, क्योंकि बहुत सारे यहूदी, अगर आपको बता दूं खुशबू, तो इसके विरोध में बहुत सारे मार्चेस हुए हैं, बहुत सारे पीस प्रोटेस्ट हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में। और इनमें बहुत सारे यहूदियों ने खुलकर भाग लिया है, बड़े पैमाने पे भाग लिया है, वो इसराइल के इस एक्शन के खिलाफ में है। और जैसे एंटोनियो गुटेरेस जो हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हमास कोई वैक्यूम में से नहीं आया। क्यों, कहाँ से आया, इसका एक्सप्लेनेशन नोम चॉम्स्की बताते हैं। नोम चॉम्स्की का अगर आपने नोट किया होगा तो उन्होंने पैलेस्टाइन के एक बूढ़े व्यक्ति जो तख्ती लेकर खड़े थे, तख्ती पे जो लिखा है वो नोम चॉम्स्की उसको कोट करते हैं। तख्ती पे लिखा था, एक यहूदी, एक पैलेस्टीन कह रहा है, पैलेस्टाइनियन कह रहा है कि वो मेरे, उन्होंने आकर मेरे घर पे कब्जा किया, मेरी ओलिव झाड़ पे कब्जा किया, मेरे खेत पर कब्जा किया, मेरे घर को बर्बाद किया, मेरे परिवार को बर्बाद किया, और फिर मैंने एक रॉकेट दाग दिया। तो इसका मतलब बहुत गहरा है कि हमास को या जो पैलेस्टाइन है उसको किस तरह से किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो 1948 में जब टू नेशंस वहां बने, इसराइल पैलेस्टाइन, तो इसराइल, वो भी एक अन्याय की बात थी, क्योंकि इसराइली 30% थे, यहूदी 30% थे, उनको 55% लैंड दी गई वो रिजोल्यूशन में, जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के प्रभाव में यूनाइटेड नेशंस ने पास किया। इससे पैलेस्टीनियन लोग खुश नहीं थे। फिर उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई उसमें इसराइल ने अपनी जमीन को बढ़ा के और लंबा कर दिया, और इसमें पहली लड़ाई में 14 लाख पैलेस्टीनियन को बेघरबार कर दिया गया, उनके घरों से निकाला गया। और आज भी खुशबू आपको बता दूं, करीब 15 लाख पैलेस्टीनियन ये 150 या 60 रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। और इसी में से जो पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ था पैलेस्टीनियंस का, उसी में से लैला खलीद नाम की एक लड़की ने ओलंपिक गेम्स में जाके इजरायली एथलीट्स को मारा था। अब उसमें किसको देश दें, 14 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, तो उनका जो प्रतिकार है, विरोध है, वो पहले इस रूप में आया। बाद में फिर यासर अराफत ने पूरी कोशिश की, वो ऑस्लो अकॉर्ड तक गए, समझौता करने की कोशिश की, पर उनको बहुत घेरने की कोशिश की गई कि वेस्टर्न पावर्स ने, और ऑस्लो अकॉर्ड भी नहीं हो सका। तो एक तौर से हमास भी अब इस जिद पे आ गया है कि इसराइल यहाँ क्यों बना है। दूसरी तरफ से इसराइल वाले कहते हैं कि पवित्र किताब में लिखा है कि हम ईश्वर के चुनिंदा लोग हैं, हम चुने हुए लोगों के लिए ये जमीन बनाई गई है। अब ये कौन सा कानून आया है, आप पुरानी किताबों को कोट करके आज की राजनीति कैसे चला सकते हैं। तो ये जो इसराइल, जो यहूदियों के जायोनिस्ट तबका है, यहाँ एक बात और याद रखिए खुशबू, कि यहूदियों में सभी यहूदी इस बात को नहीं मानते। उनके बीच में जो जायोनिस्ट तबका है, जायोनिस्ट यानी जो यहूदी धर्म के नाम पे एग्रेसिव पॉलिटिक्स, आक्रामक राजनीति करते हैं, उनमें जो बड़े संभ्रांत लोग हैं, उन लोगों ने ये राजनीति को चलाया, और उसके चलते उन्होंने अपना एक जूइश नेशनल फंड खड़ा किया। जूइश नेशनल फंड के बाद उन्होंने दुनिया भर के यहूदियों को कहा कि आप ये आइए, ये जमीन हमारे लिए है। अब किस आधार पे उन्होंने कहा ये जमीन हमारे लिए है, उसके आधार नहीं है। वो 30% वो, और उन्होंने कानून क्या लगाया कि जो यहूदी यहाँ आएगा वो आपसे जमीन खरीदेगा, फिर वापस वो अरब को नहीं बेच सकता, वो अरब को किराए पे भी नहीं दे सकता। तो ये उन्होंने बनाया। इसके चलते चलते उनकी जो 30% यहूदी हो गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्टाइन जो आया वो
ब्रिटिश के मैंडेट में आया, यानी ब्रिटिश को उसका संभालना था। तो ब्रिटेन ने अपनी चालाकी से वहाँ दो नेशन की थ्योरी रखी, बेल्फोर बेल्फोर अकॉर्ड रखा कि भाई यहाँ दो नेशन बनेंगे। उसको 1948 में मान्यता दी गई, और मान्यता भी बहुत गलत आधार पर दी गई कि 55% जमीन वो इसराइल गई, जबकि पहले तो इसराइल था ही नहीं, केवल पैलेस्टाइन था। और ये आ रहे हैं तो कम से कम जितने 30% है उनको उतनी जमीन दीजिए, 30% के बदले 55% जमीन दी। उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए, और अगला जो युद्ध हुआ उन्होंने अपना एरिया और बढ़ा दिया। यूनाइटेड नेशंस लगातार इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास करता रहा, और इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तो इसराइल को सपोर्ट करने वाले कौन थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश, जो से नाटो अलायंस और जो दुनिया का शोषण कर रहे हैं बहुत बेरहमी से, उसी प्रकार के देश थे। उसके चलते इसराइल में जो ज़ायोनिस्ट हैं वो इस एरिया में पूरा पूरा कब्जा करना चाहते हैं। अब देखिए, 55% जमीन से लेके आज करीब 85% जमीन उन्होंने कब्जा कर ली। अब गाजा और वेस्ट बैंक है, तो अभी गाजा पे वो नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बेरहमी से वो वहाँ के पैलेस्टीन लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं। हमास ने हमला किया, उसको कंडेम करना चाहिए, पर आप रास्ता भी तो बताइए, रास्ता भी तो बताइए कि पैलेस्टीनियन लोगों के पास रास्ता क्या है। और जो रास्ता यूनाइटेड नेशन से बताया, इसराइल ने उसको पूरी तौर से मानने से इनकार कर दिया। अब जब दो लोगों का विवाद हो रहा है तो इंटरनेशनल पावर ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रास्ता निकालना चाहिए। लगातार इस बात को कहता रहा है, और इसराइल कहता है हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये तो अब ऐसा हो गया ना कि भाई वो जिसको हमारे हिंदी में दादागिरी कहते हैं, और एक एग्रेसिव तरीके से इसराइल वहाँ कब्जा करके बैठा है। तो मुझे लगता है कि पहले तो अभी यूनाइटेड नेशन से बहुत अच्छे से कहा कि युद्ध विराम हो जाए, और फिर आप डिस्कशन टेबल पे आइए। गाजा को इन्होंने कई सालों से ओपन प्रिजन, खुली हुई जेल के रूप में रखा हुआ है, वो भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। खुशबू, मुझे दुख इस बात का लगता है कि पहले यूनाइटेड नेशंस काफी पावरफुल था, उस समय भी वो कुछ नहीं कर सका इसराइल के इन नापाक इरादों को कंट्रोल करने के लिए। अभी तो यूनाइटेड नेशंस अपने आप में कमजोर है, और जो अमेरिका उसके पीछे मेनली इन ताकतों को वायलेट करने के लिए खड़ा है। अमेरिका एक तरफा काम, अमेरिका इसराइल के जो गलत हरकतें हैं उसके सपोर्ट में हुआ है। अब देखिए, अब सीज फायर से किसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि भाई आप युद्ध विराम कर दो और लोगों को राहत पहुंचाइए। राहत पहुंचाने का भी काम कुछ नहीं है, हॉस्पिटल्स में जब दवाएं नहीं है, और बच्चे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत ये नाइंसाफी हो रही है, बहुत क्रूरल्टी से इसराइल उसमें डील कर रहा है, और उसको सपोर्ट करने वाले, उसको जो रक्षा करने वाले लोग हैं वो बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सर, इसी के साथ अमेरिका की अगर नीति की बात करते हैं, वो तो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों का खून बहाया जाए, उसके लिए वो हर तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर 57 मुस्लिम देशों की अगर हम बात करें, क्योंकि जब डिस्कशन टेबल पर आते हैं तो यहूदी वर्सेस मुसलमान के तौर पर इस पूरी जंग को देखा जाता है। तो जब बात मुसलमानों की आती है तो 57 मुस्लिम देश जिस तरह से अपना स्टैंड ले रहे हैं सिर्फ निंदा करने के लिए, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? क्योंकि जमीन फिलिस्तीनियों की है, जंग फिलिस्तीन लड़ रहा है। हमास का स्टैंड हम अगर कहें कि वो गलत हो सकता है, लेकिन कोई और चारा नहीं है। लेकिन इसी के बीच जिस तरह का पूरा सिनेरियो बना दिया गया है, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? देखिए, इसमें जो शुरू में तो अरब देश काफी यूनाइटेड थे, और धीरे धीरे एक एक अरब देश कोई अमेरिका से समझौता करने लग गया। अभी पिछले कुछ सालों में देखिए तो इसराइल से भी वो समझौता करने लग गए। तो अरब देशों के जो शासक हैं वो केवल इस्लाम के और मुसलमानों के लिए नहीं खड़े हैं, ये मेरी मान्यता है कि दुनिया में मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए वो क्या करते हैं। वो तो अपना देखते हैं भाई हमारा व्यापार चले, हमारे लोगों का, हमारा पावर बना रहे, उसके आधार पे ज्यादातर अरब देश अपनी नीतियां बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंसानियत के तौर पे और एक दुनिया का जो हमारा समाज है उसमें इंसानियत जिंदा रहे, इसके लिए बहुत सारे देश सामने नहीं है। लोग अपना
इंटरेस्ट देखते हैं कि इसराइल से दोस्ती करके हमको फायदा है तो दोस्ती कर लो। अमेरिका ने उनको कुछ लालच दे दिया, उनके पीछे चले गए। तो पूरा यूनाइटेड अपोजिशन है भी नहीं ना। और ये अच्छी बात एक ये है कि यूनाइटेड नेशंस में इतने देशों ने सीज फायर के प्रस्ताव को सपोर्ट किया, ये एक अच्छी बात है। पर फिर उसको लागू करने का क्या तरीका है, इसका मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशंस खो चुका है। और वो हमारे लिए एक चिंता की बात होनी चाहिए। सभी दुनिया के मुसलमान इसको सपोर्ट करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। खास तौर से अरब देश, उन्होंने सामने आकर इसराइल को कंट्रोल करना चाहिए, उसको बातचीत के लिए लाना चाहिए, उस पर प्रेशर डालना चाहिए। वैसा तो कुछ हो नहीं रहा। इसराइल पे सैंक्शंस लगा सकते हैं, अरब देश लगा सकते हैं। अगर अमेरिका ईमानदार हुआ, जो वो कभी नहीं रहता है, अगर अमेरिका ईमानदार होता तो वो भी इसराइल को मना करता कि भाई आप सीज फायर को फॉलो करो। अमेरिका तो खुद सीज फायर के विरोध में बात कर रहा है। तो ऐसे मामले में केवल मुस्लिम देशों की इसमें सामने आने से कुछ नहीं होगा। पूरे दुनिया के, जैसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद दिखती है अभी जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब उसका ज्यादा दखल कोई लेता नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में ये प्रोटेस्ट में सभी लोग शामिल है, यहूदी भी शामिल है, जो इसराइल की निंदा कर रहे हैं कि आप जिस प्रकार का ये कर रहे हो ये गलत है। इसमें यहूदी भी बहुत बड़ी संख्या में लेते हैं। तो हमें ये एक बात क्लियर करना चाहिए, ये यहूदी वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये ज़ायोनिस्ट पैलेस्टीनियंस पे आक्रमण कर रहे हैं, इस प्रकार की बात है। और एक बात और आपको बता दूं खुशबू, कि पैलेस्टीनियन में करीब 86% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियंस, 4% भी है। तो ये बात बहुत कम लोग नोट करते हैं, उनको लगता है कि ये मुस्लिम वर्सेस ये उस प्रकार की लड़ाई नहीं। पैलेस्टीनियन का अपना एक कल्चर है, ओरिजिनल जमीन है जिस पर ये पूरा हमला किया जा रहा है। तो उसको तो मेरे ख्याल से सभी देशों ने एक बात पे इसराइल को डिस्कशन टेबल पे लाना चाहिए, सैंक्शन लगाना चाहिए, और युद्ध विराम के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। ये दुनिया की ताकतों ने इसराइल को क्लियर कर देना चाहिए कि आपको युद्ध विराम करना ही पड़ेगा और डिस्कशन टेबल पे आना ही पड़ेगा, वरना हम आपके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। सर, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि लॉ सूट की, अगर हम बात करते हैं तो तुर्की ने लॉ सूट फाइल किया है इसराइल के खिलाफ। यूरोप के 60 से ज्यादा अपोजिशन पार्टियों ने किया है, लैटिन अमेरिका के लोगों ने किया है, लेकिन हम कुछ रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में इसराइल की जेनोसाइड की बात पहुंच रही है, लेकिन फिर भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? अभी देखिए कि अभी दुनिया जिस प्रकार के पोलराइज हो चुकी है, अमेरिका का डोमिनेशन बहुत बड़ा है। पहले अगर आपको बताऊं, पहले कोल्ड वॉर इरा में अमेरिका और रूस दोनों का बराबर बराबर, अमेरिका रशिया का बराबर का डोमिनेशन था। तो अमेरिका इतनी क्रूरता से खराब चीजों को नहीं कर पाता था। अभी क्या हो गया, 1990 के बाद जब से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, एक अल्टरनेट पोल खड़ा नहीं हुआ है। और इसलिए अमेरिका का वर्चस्व है, डोमिनेशन है, वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से इसराइल को अंधे तरीके से सपोर्ट करना चाहता है। तो ये एक हमारे लिए तकलीफ की बात है। उम्मीद तो ये होना चाहिए कि रशिया, चाइना जैसे देश खड़े हो जाएं और अमेरिका के इस प्रकार की जो सपोर्ट है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, ये कोई मेरे ख्याल से केवल पैलेस्टीनियन और मुसलमानों के खिलाफ ही युद्ध नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ एक लड़ाई। जो इसराइल कर रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। तो इसमें रशिया, चाइना जैसे देशों ने खड़े होके अपनी आवाज को और बुलंद करना चाहिए, और उनसे जो हो सकता है उनको डिस्कशन टेबल, शांति के रास्ते पर लाने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, इसी के साथ इजराइल लगातार इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बम गिराएगा फिलिस्तीन के ऊपर। और इसी के साथ रूस और चाइना की अगर हम पॉलिटिक्स को समझे फिलिस्तीन को लेके, क्योंकि कोरिया भी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, उसको अपने हथियार दे रहा है, और अब तो किम जोंग ने साफ तौर पर आकर फिलिस्तीन को सपोर्ट भी किया है। लेकिन क्या इसके बावजूद अगर न्यूक्लियर डाला जाता है फिलिस्तीन पर, तो इससे ज्यादा तो नुकसान खुद उसी को होगा, क्योंकि जब जापान की तरफ देखते हैं, हिरोशिमा नागासाकी की तरफ हम देखते हैं, तो आज तक लोग उससे नहीं उबर पाए हैं। तो अगर आप किसी को मारने जाएंगे तो नुकसान तो अपना भी होगा। क्या इस दूरदृष्टि के साथ नहीं है, या सिर्फ ये डराने के लिए है? क्योंकि पिछले
अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर से लेकर अगर हम अभी तक बात करें तो जितनी एयर स्ट्राइक की गई हैं वो कई अगर हम बात करें तो वही पूरा न्यूक्लियर जैसे ही तबाही गाजा में दिखाई देती है। कैसे देखा जा सकता है सर इसे? देखिए, मुझे मुझे लगता है कि इसराइल ज्यादा ये डराने के लिए कर रहा है। इसराइल तो इतना जानता है कि अगर पैलेस्टाइन पे बम डालेगा तो उसका प्रभाव इसराइल के लोगों पर भी होगा, क्योंकि वो तो काफी नजदीक नजदीक है ना। जापान में मैं गया था वो हिरोशिमा म्यूजियम देखने, तो उसमें दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आए बगैर रह नहीं सकते। तो ऐसी बर्बरता इसराइल मेरे ख्याल से केवल धमकी के रूप में देख रहा है। अगर वो समझदार हैं तो वो खुद जानेंगे कि जितना नुकसान पैलेस्टीनियंस को होगा उतना ही नुकसान इसराइल के लोगों को भी बॉम्ब से होगा। तो मेरे ख्याल से ये पूरी एक धमकी है, और ये धमकी जो है वो भी बात करना उनकी गलत है। इस प्रकार की भाषा आज की दुनिया में किसी भी सभ्य समाज को, सभ्य देश को नहीं करना चाहिए। और दूसरे लोगों ने उसकी इस बात की आलोचना करके उसको पूरी तौर से उस रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए। और फिर आप निगोशिएशन टेबल पे आइए, हमास को लाइए, पैलेस्टीन के रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइए, और जो इसराइल के लीडरशिप है, इसराइल का अपोजिशन है, इन सबको आप डिस्कशन टेबल पे लाइए, बात कीजिए। यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी का आप मीडिएशन लीजिए, वो एक सही रास्ता होगा। सर एक मेरे आपसे दो आखिरी सवाल हैं कि फिलिस्तीन अपने आप को अकेला क्यों समझ रहा है? क्यों पूरी दुनिया इस जेनोसाइड पे खामोश है? क्यों वो इतनी सिलेक्टिव हो गई है? एक दिन का बच्चा माँ के पेट में है, उसको वो मर जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें हैं, अगर अगर हम फिलिस्तीन के अलावा कोई ऐसी तस्वीर किसी दूसरे मुल्क से आती तो नजारा कुछ और होता, लेकिन हर दिन फिलिस्तीनियों की जान जा रही है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि ये तकलीफ दे है। देखिए, अभी तक मैं इसमें बताऊं कि अगर हम याद करें, महात्मा गांधी ने 1938 में लिखा था कि पैलेस्टाइन जो है वो पैलेस्टीनियन का है। एक अभी मैंने क्लिप देखी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी बड़े जोशीला भाषण दे रहे हैं कि इसराइल ने पैलेस्टाइन खाली कर देना चाहिए क्योंकि ये पैलेस्टीनियन की जमीन है। अब उसके बावजूद लोग इतना खुद के सेल्फिशनेस में, स्वार्थ में इतना डूबे हुए हैं कि वो पैलेस्टीनियंस का दुख दर्द नहीं देख पा रहे। तो ये हमारी दुनिया में जो गैर इंसानियत बढ़ रही है, ये उसी का एक इंडेक्स है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं कि पीस मूवमेंट के लोग ज्यादा सक्रियता से आंदोलन करें। अब उसमें भी देखिए, ऐसा ऐसा हो रहा है कि जो आज सपोर्ट में बोलना चाहते हैं उन पर केस कर दिए जाते हैं। उनको इंडिया में तो उनको प्रोटेस्ट करने का परमिशन नहीं मिल रही। आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर ने केवल इसकी हिस्ट्री बताई, एक कल्चरल वर्कर ने केवल बताया कि पैलेस्टीन में क्या हुआ, तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया। और वो जो एक वहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, राइट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे ख्याल से आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसने पूरा प्रोटेस्ट निकाला, गोली मारो का नारा दिया वहाँ के प्रोफेसर के खिलाफ। ये एक मेरे ख्याल से हम बहुत खराब दौर में जी रहे हैं खुशबू, और इसमें पता नहीं कि इंसानियत कब लौटेगी। और ये हैवानियत जो हावी हो रही है लोगों की स्वार्थ के कारण, खुद के लालच के कारण, इसका करना बहुत आसान। और फिर भी हमें नाउम्मीद की नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद की नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि पीस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। वो एक दूसरी बात कि लोगों की जो राय है, राय को सही दिशा में बदलने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल इसी से, भारत बदला है। 2014 की बात करें या हम किसी की भी बात करें, लेकिन भारत बदला है। फिलिस्तीन के सपोर्ट में इंडिया हमेशा रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदली बदली नजर आती है। हम भारत को या कुछ लोगों को प्रो इजरायली देख रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो हिस्ट्री रहा है, जो रिश्ते रहे हैं, उसकी वजह से प्रो इजराइल होने के बावजूद
वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। ये थोड़ा उलझा हुआ मामला है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जितने दिन ज्यादा इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ी जाएगी, 2024 के चुनाव में मोदी जी को इसका फायदा मिलेगा। कैसे देखते और समझते हैं आप सर? देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ जो राइट विंग के लोग हैं, जिनके पॉलिटिक्स का एक पार्ट है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, नफरत के आधार पे दंगे दंगे होते हैं, तो अभी वो देख रहे हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो उनको एक आंतरिक पता नहीं क्या होता होगा, ये उससे कुछ जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है, उनको उनका पॉलिटिक्स ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो अभी की सरकार है, शायद ये इसीलिए ज्यादा स्टेप नहीं ले पाती, क्योंकि मुसलमान विरोध, क्रिश्चियन विरोध और दलित आदिवासी महिलाओं के अधिकारों का विरोध, वो उनके पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो उसके चलते भारत में तो परिस्थिति और भी खराब है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी जो प्रो इजरायली पोस्ट आ रही है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में से आ रही है। इंडिया के सोशल मीडिया में से प्रो इजरायली पोस्ट सबसे ज्यादा आ रही है, जो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। इंडिया जो बुद्ध का देश है, जो गांधी का देश है, वहां से प्रो इजरायली पोस्ट का आना, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है।